चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। जितना अच्छा कम है उतना उनको आपको प्राइवेसी अब बोल सकते, बात कर सकते। जितना लोग बढ़ते जाएंगे, अब CS में देखो कम से कम 16, 17, 18 बच्चे, तो उसमें हाँ उसमें CS में तो उसमें क्वेश्चन पूछते नहीं बच्चे, बाद में पूछते मुझे बाहर के, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपने को अभी कैसे कम लोगों में कोई नहीं। चलो आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलो स्टार्ट करने का सुनो, यही चैप्टर बचा अपना अभी लास्ट। अब देखो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सबसे पहले आपको पता है निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल। जो चीज़ ट्रांसफर होती है इमीडिएटली या इजीली ट्रांसफर होती है उसे निगोशिएबल कहते हैं। निगोशिएट करना मतलब अपन निगोशिएट करते हैं ना सब्जी लेते टाइम, तो निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, जिसमें निगोशिएशन हो सकता है उसे निगोशिएट कहता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो ऐसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिसको ट्रांसफर किया जाता है, जैसे अपने पास चेक होता है ना, चेक देखा होगा ना आपने, तो चेक क्या है? ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है। आप चेक मैंने दिया, आपको दिया, सबको दिया, अपन ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को। तो चेक भी क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है। अपन डिटेल में पढ़ने वाले है ना। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंट्रोडक्शन से। अब जब मैं पढ़ूंगा तभी अपन पॉइंट निकालेंगे, तो आपको नेक्स्ट टाइम क्या होगा ना कि पॉइंट निकालने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मैं पूरा आपको खिलाऊंगा। कौन सा? हाँ हाँ वो सेक्शन, तो वो पैराग्राफ तो पॉइंट भी खत्म, ऐसे ही करने का एग्जाम में मत। चलो अभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं इंट्रोडक्शन की, क्योंकि देखो इस पे कोई भी क्वेश्चन आना दो, इंट्रोडक्शन तो आपने ये फिक्स रहेगा हर क्वेश्चन में। तो कौन सा भी क्वेश्चन आना दो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक्ट पे 3-4 तो क्वेश्चन आने वाले, तो ये इंट्रोडक्शन हर जगह पे सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन तो सेम है। अब मैं कितनी बार मेरा इंट्रोडक्शन सेम ही देता हूँ ना, अक्षय बगड़े CS में वही हर जगह पे देना पड़ता है। कितने नए स्टूडेंट आए तो भी मेरे को मेरा इंट्रोडक्शन मैसेज देना पड़ता। हाँ हाँ तुमको करना। अच्छा देखो, the main objective of the act is to legalize the system by which instrument contemplated by it could pass from hand to hand by negotiation like any other goods। सिंपल जैसे पास करते हो any other goods, ये कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, ना ही आपने एग्जाम में पढ़ा तो भी चलेगा। ऐसे अननेसेसरी कुछ एग्जाम में लिखने की भी जरूरत नहीं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, तो अपन की ये लाइन खत्म यहाँ से। नेक्स्ट, द एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया but nothing herein contain affect the Reserve Bank of India 1934 section 21 which provides the bank to have the right to transact government business in India or affect any local usage relating to any instrument in an oriental language। सीधी मैं बात करूँ ना इस पॉइंट की, सबसे पहले ये अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे अप्लाई होता है? होल ऑफ इंडिया। सेकेंड, डज नॉट अफेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन, डज नॉट अफेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ ट्रांजैक्शन और लोकल कस्टम्स। लोकल कस्टम्स मतलब लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो लोकल्स होते हैं ना वो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको अफेक्ट नहीं करता है। बस इतना इजी है इंट्रोडक्शन में लिखने का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ऐसा स्टेटमेंट बनाने का। फिर सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट अफेक्ट RBI ट्रांजैक्शन और लोकल यूसेज और कस्टम्स, provided that such usage may be excluded by any words in the body of the instrument which indicate an intention that the legal relation of the parties there shall be governed by this act and it shall come into force on the first day of March 1882। पढ़ने की जरूरत नहीं है, खत्म। क्योंकि देखो एग्जामिनर को चाहिए कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इसमें, ये तो अननेसेसरी चीजें, इसकी वजह से पढ़ने की जरूरत नहीं। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू हुंडीज।
हुंडीज मतलब क्या होता है पता है क्या? पहले के टाइम पे पता है? हाँ, लड़की या मतलब मांगते ना हाँ, वो लड़की नहीं, वो हुंडा होता है, हाँ, तो हुंडा वो हुंडा होता है, ये हुंडी है। हुंडा मेल है, हुंडी फीमेल है, ऐसा कुछ नहीं है। हुंडी को क्या होता है कि देखो, हुंडी मतलब क्या होता है, लिख के देते पेपर पे। पुराने टाइम पे कैसे होते थे पता है आपको? जो साहूकार होते हैं ना, साहूकार पहले के टाइम पे बहुत पैसे देते थे, अभी भी देते हैं, और लिख के देते पेपर पे कि तूने पैसा इतना इतना देना चाहिए, पैसा नहीं दिया तो तेरे गुड्स महंगे हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अगर इसमें कोई लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, नॉट अफेक्ट द ट्रांजेक्शन लोकल कस्टम्स बट बट इंक्लूड्स हुंडीज, but include hundis subject to local customs, but include hundis subject to local custom। सब्जेक्ट टू मतलब अगर कोई लोकल रूल्स रेगुलेशंस हो गए तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का बहुत अच्छा है, अगर तुम जाते हो आगे, अगर ये रूल्स एप्लीकेबल है तो हम नहीं आएंगे। लोकल कोई रूल्स है, यहाँ पे पता है कि ये रूल्स, यहाँ पे पुणे में रूल्स है कि हुंडीज कोई बैंक गवर्न करती है, तो अपन उसके बीच में नहीं जाएंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उसके बीच में नहीं जाएगा। अगर जहाँ पे कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस मेंशन नहीं है तो वहां पे फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल होगा। चलो, अदर नेटिव इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल मतलब पता क्या होता है? ट्रेजरी बिल मतलब ऐसा बिल होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है। कौन इशूड करता है? यहाँ पर लिखो, गवर्नमेंट इशूड करता है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। देखो, अब ट्रेजरी बिल क्या होता है? एक पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है। इस पीस ऑफ पेपर पे गवर्नमेंट क्या करता है? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम होता है, इसमें लिखा होता है कि आप मुझे अभी 1000 रुपीज दो, ठीक है। आप कितना दो? 1000 रुपीज दो। जब आप मुझे ये पेपर वापस देने आओगे, 1 साल की वैलिडिटी होती है, 1 साल की होती है, उसके ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए होता है। तो जब आप इसको लेके आओगे तब मैं आपको कितना पैसा दूंगा? 1100 रुपये। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, यहाँ पे आपको ये पेपर है ना डिस्काउंट में मिलता है, ये पेपर की वैल्यू 1100 रुपये। बट जब आप मेरे पास आओगे, ये पेपर मैं आपको दूंगा, तो मुझे आप कितने देंगे? 1000। मैं आपको पेपर दूंगा, पर पेपर की वैल्यू क्या है? 1100। जिनमें 1 साल के बाद मेरे पास आओगे तो आपको कितना मिलेगा पैसा? 1100 मिलेगा। तो एक 100 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल जाता। तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, डिस्काउंट मिलता है, तो उसे ट्रेजरी बिल कहते हैं। ट्रेजरी मतलब पैसा, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो 1 साल में इंटरेस्ट नहीं मिलता इतना, तो क्या करता है गवर्नमेंट? डिस्काउंट में देता है। पता है ना, बहुत सारी जगह पे अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए तो 5-6 साल आपको एफडी करनी पड़ेगी, जब इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे केस में 1 साल में तो इंटरेस्ट अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर ये क्या करते हैं? आपको डिस्काउंट में देते हैं पीस ऑफ पेपर्स। तो गवर्नमेंट आपको लिख के देती है, और ये क्या है? ट्रांसफरेबल, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसकी वजह से ये भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्या है? बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स मतलब अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स मतलब अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अनरजिस्टर्ड मतलब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 1000 1 ईयर 1100 रुपये, यहाँ पे उस बंदे का नाम होता है ट्रेजरी बिल में, बट यहाँ पे ना नाम की जगह ना स्पेस होती है। आप ये डॉक्यूमेंट किसी और को भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये डिबेंचर्स परचेस किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिबेंचर्स मैंने परचेस कर लिया, यहाँ पे जो नेम है ना ये ब्लैंक है, तो ये मैंने लिया। मैंने अगर आप बोलते कि मुझे दे दो, मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो, आप दे दो। तो बियर डिबेंचर्स मतलब अनरजिस्टर्ड है, किसी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, तो उसे बियर डिबेंचर्स कहते हैं। आर ऑल्सो कंसिडर एज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आइदर बाय मर्चेंटाइल कस्टम्स और अंडर अदर इनेक्टमेंट्स। अगर कोई अदर रूल्स रेगुलेशंस होंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप थर्ड में इंट्रोडक्शन में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ट्रेजरी बिल, उसके बाद बियरर डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल, बियरर डिबेंचर्स, ठीक है।
तो अभी आपको इंट्रोडक्शन में ये 3 पॉइंट में आपका इंट्रोडक्शन खत्म। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका ये इंट्रोडक्शन आना चाहिए। पहला पॉइंट आएगा आपका, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अच्छा, प्रॉपर लिखने का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इट डज नॉट अफेक्ट RBI ट्रांजैक्शन और लोकल कस्टम्स बट इंक्लूड हुंडी सब्जेक्ट टू लोकल कस्टम्स। फिर थर्ड पॉइंट, इसमें क्या क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो आप ट्रेजरी बिल, यहाँ पे एग्जाम्पल डालते हो, ट्रेजरी बिल, बियर डिवेंचर्स, चेक, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हो, तो ये एग्जाम्पल भी उसमें है। तो ये बस, बाकी इतना देखो कितना बड़ा पैसेज है, इतना बड़ा पैसेज था। नेक्स्ट टाइम आप पढ़ने जाओ तो आपको बोर हो जाएगा। इससे अच्छा क्या करोगे, 3 पॉइंट खत्म इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन हर जगह पे सेम ही आएगा। क्वेश्चन कोई भी आना लो, कैसे भी क्वेश्चन आना लो, ये चिपकाना है मतलब चिपकाना है अपने को। फर्स्ट पॉइंट, अपना नॉलेज वेस्ट नहीं करने का, अपने को यूज करने का मतलब उसको यूज करने का। चलो, अब मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट, मैंने जैसे बोला आपको डॉक्यूमेंट, विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, इमीडिएट किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं अपन, बाय कस्टम्स ऑफ ट्रेड, कोई रूल्स होंगे तो उस हिसाब से, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मियर डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट मतलब उसको फिजिकली ट्रांसफर कर देना, फिजिकली उसके पास डिलीवर कर देना, जो भी राइट्स है उसके पास। एंडोर्समेंट करना मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी मैंने आपको, देखो ट्रांसफर एंड एंडोर्समेंट में डिफरेंस है। ट्रांसफर में क्या होता है, मैंने सिर्फ आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। एंडोर्समेंट में क्या होता है, प्रॉपर्टी भी दी, इसकी जो राइट्स है वो भी मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, मतलब पूरा आपके पास आ गया। उसे एंडोर्समेंट कहते हैं कि मेरे साइड से मैंने आपको सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, आपके पास पोजीशन, ओनरशिप, राइट सब आपके पास है, उसे एंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल मीनिंग है, तो एग्जाम में अगर इसको एक्सप्लेन करना है मीनिंग में तो क्या करना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, खत्म, सिंपल में लिखो। अगर मीनिंग में, ये मीनिंग भी हर जगह पे सेम आएगा, ये भी चिपकाने का अपने को, क्योंकि मीनिंग तो वही है ना, गाली कितने भी दो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट means a document which is transferable, sorry, freely transferable, वो बढ़ाना चाहिए, freely transferable from one person to another person, ठीक है। Negotiable instrument means a document which is freely transferable from one person to another person. ठीक है। The property in such an instrument passes to bona fide. Bona fide मतलब real intention, रियल मतलब सच में ट्रांसफर करना है, ऐसे कोई फॉल्टी इंटेंशन नहीं चाहिए। इंस्ट्रूमेंट पासेस टू बोना फाइड मतलब रियल इंटेंशन, ट्रांसफर फॉर वैल्यू, और जिसके पास चेक जाएगा वो कौन है, ट्रांसफर ही होता है, और जो ट्रांसफर का तो उसे ट्रांसफर कहते हैं। द एक्ट, क्योंकि जिसके पास आता है ना उसके पास ई लगता है। द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. However, Section 13 of the Act provides for only 3 kind of negotiable instrument: bill of exchange, promissory note, checks. ये 3 ही आते हैं इसमें। सेक्शन 13 में वो है, जो 13 है वो मेरा है, चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड प्रॉमिसरी नोट। ये तीनों ही इसने डिफाइन किया अंडर सेक्शन 13। अब ये ऑर्डर क्या होता है एंड बियर क्या होता है अपन डिटेल में नेक्स्ट पढ़ने वाले। तो अभी मीनिंग में अपने को इतना ही लिखना है, और इसमें और एक पॉइंट एंटर करना है मीनिंग में। Section 13 define only check, promissory note and bill of exchange.
सेक्शन 13 डिफाइन ओनली चेक, promissory note and bill of exchange. ठीक है, बस ये 2 पॉइंट हर जगह पे सेम आने चाहिए, मतलब आने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आए, ये 2 पॉइंट चिपकाना है, मतलब चिपकाना है, ये 1 मार्क आपका फिक्स है। देखो ऑर्डर एंड बियर क्या होता है, सुनो। अब देखो ये चेक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे नाम होता है अपना जिसको पे करना है, अक्षय भेड़े भी नाम होगा, अमाउंट होगी 1 करोड़ रुपए। वाह, 1 करोड़ मेरे पास कभी जाना, मैं कभी सोचता गलती से अगर मेरे पास कभी ज़िंदगी में मतलब बहुत ही जल्द कभी 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो मैं, हाँ तुम कुछ पहले तुम्हारे सपने पूरा करता मेरे पैसे में, मेरे सपने बोलने की पहले आपके सपने रेडी है, मतलब मैं मेरे सपना बोलो कि क्या कहूँगा तो आपके सपने पहले हाजिर, पहले हमारे, और उसमें से कुछ बचेगा तो फिर मैं लेता हूँ EMI का फ़ोन, कुछ तो अगर बच जाएगा पैसा तो आपको आईफोन मैकबुक सब आपको ही चाहिए। तो चेक 1 करोड़ रुपए पे यहाँ पे नाम है उन्नति पंडित, तुमको चलो चेक, तुम ही चलो पैसे, तुम ही चलो तुमको जो चाहिए वो, 1 करोड़ आपको मिलने वाले। अब यहाँ पे मैंने नाम डाला उन्नति पंडित, अब जब मैं नाम डालता हूँ तो मुझे किसको पे करना है, उन्नति को ही पे करना है, तो इसे कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मतलब इनको पे करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा उनको, ऑप्शन ही नहीं आपके पास। बट यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, ब्लैंक है चेक, तो उसे कहते हैं बेगर। यस, बेगर चेक, बेगर चेक, क्रॉस चेक, ऑर्डर चेक। तो बेगर चेक मतलब जहाँ पे नाम मेंशन नहीं, जिसके पास होल्ड होगा वो चेक वो उसका ओनर है। और ट्रांसफर, ये जितने भी ये ट्रांसफरेबल है, क्योंकि इसकी किसके अंडर आती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ऑर्डर मतलब जहाँ पे स्पेसिफाई किया कि इस पर्सन को लेना है, इस तारीख को लेना है, तो उसे ऑर्डर कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस। बट बियर मतलब जो उसको होल्ड करेगा वो उसका ओनर है, वहाँ पे नाम मेंशन नहीं होता, जब डेट आएगी तब पैसा ले लेना, ठीक है। चलो क्या, हाँ अभी इनकी ख्वाहिश पूरी होने के बाद मेरी अगर ख्वाहिश कुछ बचेगी गलती से, तो मेरे को ऐसी चीज लगता है कि कभी कभी पैसा आ जाएगा ना 1-2 करोड़ रुपए, तो मैं कई जिंदगी में मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे 10-12 दिन कोई ना रहे। मुझे मालदीव जाना है, मुझे एक बार मालदीव जाना है, मस्त। हाँ अरे मालदीव में अरे मस्त रहने का 5-6 दिन, कोई नहीं, फोन बंद, सब बंद, स्टूडेंट नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, 5 दिन नो कॉन्टैक्ट, सब स्विच ऑफ, फ्लाइट मोड पर डाल देने का, 5 दिन एंजॉय करने का बस। 5 दिन वाइफ भी नहीं, कुछ नहीं, अकेले। हाँ कोई फ्रेंड्स रहेगी अच्छी तो उसके साथ, तो नहीं तो नहीं, अपन अकेले। फ्रेंड्स मतलब मेल फ्रेंड्स, नॉट अ फीमेल फ्रेंड्स। नहीं मेरी सोच अच्छी, आप लोग उस तरफ जाते। नेक्स्ट अब देखो, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ऑर्डर। अब ये कब ऑर्डर डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि 2 होते हैं उसमें, एक तो ऑर्डर होता है, एक तो बियर होता है। तो ऑर्डर कब होता है, अपन कब कह सकते हैं, इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, वहां पर लिखा है कि इसको पे करना है। When it is expressed to be payable to a specified person, उस पे नाम लिखा होता है specified person का, and does not contain words prohibiting its transfer। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं किया जाता कि आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग ही वही है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, आप उस पर प्रोहिबिट नहीं कर सकते, ठीक है। A negotiable instrument is payable to bearer। अब देखो एक होता है ऑर्डर और एक होता है बियर। अब यहां पे क्या किया है, स्पेसिफाइड पर्सन है, यहां पे एक्सप्रेस किया है, एक्सप्रेस्ड सो पेएबल, और यहां पे स्पेसिफाइड किया है नेम, एक्सप्रेस्ड सो पेएबल एंड स्पेसिफाइड नेम, यहां पे स्पेसिफाइड किया उसका नेम, उसे ऑर्डर कहते हैं। अब बियर क्या होता है, तब अपन उसको बियर कहेंगे। When it is expressed to be so payable, अब so to be payable मतलब फ्यूचर में पे होने वाला है, फ्यूचर में पे होने वाला है, तो यहाँ पे लिखना to be payable, to be
payable. When the only or last endorsement means signing of the instrument on the instrument is an endorsement in blank. यहाँ पे नाम होता है, यहाँ पे क्या होता है? ब्लैंक होता है. ये दोनों में डिफरेंस. अगर एग्जाम में 2 मार्क की आएगा आपको, what is the difference between order and bearer? When we say that instrument is bearer and when we say that instrument is order, दोनों में कोई भी अगर एक क्वेश्चन आए 2 मार्क का, तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना, बाकी कुछ पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट्स भी याद रखने का अपना डायग्राम और इसको अच्छा स्टेटमेंट बनाने का. फिर when it is expressed so payable, so it means that it is an order instrument. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नहीं है ना? तो कहता ना ऑब्जेक्टिव आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस, एक 2 मार्क के कहते हैं, ट्रू फॉल्स एक्सप्लेन करोगे, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे रहते हैं. तो कभी इसमें आ जाएगा डिस्टिंग्विश 2 मार्क के, तो इसमें 2 पॉइंट्स इजीली आपके आ जाएंगे. इसमें आ सकता है, आपका इंस्टीट्यूट का पैटर्न बहुत अलग रहता है, कभी ऑब्जेक्टिव भी आता है, डिस्क्रिप्टिव, दोनों ही फिक्स है. 2 मार्क के लिए भी आते हैं क्वेश्चंस, तो इसमें लिख लो. एंड व्हेन इट इज नॉट स्पेसिफाइड द नेम ऑफ द एनी पर्सन, देन वी कैन से दैट इट इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट. बियरर इंस्ट्रूमेंट, ऐसा स्टेटमेंट बड़ा बनाने का मस्त. तो अपने को सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं. पॉइंट जब याद है ना, तो स्टेटमेंट बनाने में दिक्कत नहीं है. सिर्फ पॉइंट्स होने चाहिए, क्या लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है. अब जब एग्जाम में आए तो बच्चे सोचेंगे क्या डिफरेंस, अपने पास पॉइंट्स रेडी, इमीडिएट स्टार्ट होने का. अगर मैं ऐसी नोट्स निकालते जाऊंगा तो देखो अभी 1 पेज भी नहीं हुआ, 1 पेज में तो 2 पेज खत्म हो गए. तो ऐसी नोट्स बनाने की कभी भी, तो फिर वैसे जो होता है, इसमें मेरा टाइम जाता है, बट क्या करें, अब आपको तो देना पड़ेगा. हाँ, तो मुझे करना पड़ेगा. हाँ, तो दिसंबर में देंगे ना, पार्टी तो मुझे देंगे ना. फिर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. तो इसके क्या फीचर्स थे? जनरली ये बहुत ईजीएस्ट है. राइटिंग में होता है, ऑब्वियस है, राइटिंग में लिखते अपन चेक, इट शुड बी साइन भी होना चाहिए. विदाउट साइन चेक एक्सेप्ट नहीं करते. कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को वैल्यू नहीं आती अनलेस एंड अनटिल इस पे साइन होनी चाहिए. इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये अपन ने पढ़ा. होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स. अब डिफेक्ट्स मतलब क्या होना चाहिए? कभी कभी आपको पता है ना, जो नीचे नंबर्स होते हैं, चेक के नंबर्स होते हैं, अगर वहाँ पे कुछ डिफॉल्ट है, कुछ अपने जो चेक्स में कुछ डिफॉल्ट होता है नंबर्स में, या आपने साइन गलत कर दी, पता नहीं बहुत सारी जगह पे आपको, कभी बैंक में जाते हो आपकी साइन गलती से अगर चेंज हो जाती है ना, तो बैंक वाले बोलती है आपकी साइन नहीं है, वो मैच करते वेरीफाई, फिर आपको अगेन साइन करनी पड़ती. मेरी अगर साइन देखो ना आप, तो मेरी साइन ऐसी है. आपके ऊपर मुझे ट्रस्ट है, मैं उससे नहीं बोल रहा. ये मेरी साइन है, तो ये समझ ही नहीं आता क्या साइन है. मैं ऐसे ही करता हूँ बैंक में साइन. नहीं, ASB, सॉरी, ये पहले वाली नहीं, ये वाली ASB साइन है. ये आपको आएगी भी नहीं, ऐसी साइन है. तो ये मेरी साइन है. तो कभी कभी मैं अभी पहले जो लिखी ना, वो गलती से वैसी होती है बैंक में, तो मेरे को वापस वेरीफाई करना. तो ये मेरी साइन है. चेंज करने का तो बहुत बार, बट मैंने छोड़ दिया. अब इसको सब डॉक्यूमेंट चेंज करना पड़ेगा, फिर इससे अच्छा बेटर है. इतना साइन करते करते कभी कभी अपने कहीं जाते अपन इमीडिएट साइन करना, तो इतनी बड़ी कौन साइन करेगा. तो मैं वही शॉर्टकट यूज करने का, ASB. अपने को थोड़ी रिश्ता जुड़वाना है उनसे, इतना पूरा पप्पा, फोन नंबर नीचे, फिर उसके साइन, उसमें नंबर भी डाल दो, फिर नंबर फिर साइन, एड्रेस डाल दो नीचे, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, फिर नीचे टाइम साइन. Every negotiable instrument must contain an unconditional promise. अनकंडीशनल चाहिए. वहां पे आप ऐसी कंडीशन मेंशन नहीं कर सकते, आप एक काम करो, आप मेरे लिए कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, फिर मैं आपको पैसा दूंगा. ऐसे चेक पे लिखा होता है क्या? कहीं भी चेक या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई कंडीशंस मेंशन नहीं होती. अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए. अनकंडीशनल प्रॉमिस. ऑर्डर टू पे मनी, द प्रॉमिस ऑफ ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली. पैसे की बात करें ना अपन, ऐसे फ्री कौन ट्रांसफर, ऐसे तो कितने पेपर ट्रांसफर करेंगे, ये चेक देखो 1 करोड़ का, ये चेक देखो 2 करोड़ का. पैसा नहीं मिलने वाला आपको पता है, बट उसका वैल्यू नहीं आएगी. फिर इट कंसिस्ट मनी वाइज, उसमें मनी चाहिए तभी वैल्यू आएगी. ना तो ऐसे कितने सारे चेक, मैं तो शादी में फिर चेक वाला ऐसे करूंगा, चेक 1 करोड़ के चेक सब उठाएंगे, वैल्यू नहीं है उसको, बैंक में पैसा नहीं है. द सम पेएबल, द टाइम ऑफ पेमेंट, टाइम होता है. द पे मस्ट बी सर्टन. पे मतलब जिसको पेमेंट करना उसे पे ही कहते हैं. वो सर्टन चाहिए, वो स्पेसिफाइड चाहिए, पता होना चाहिए किसको पेमेंट देना है. द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर करना चाहिए. mere drawing of instrument
डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास चेक बुक है, आपने चेक बुक पे नाम लिख दिया, जिसका भी, मेरा नाम लिख दिया अक्षय पकड़ से, और आपने लिखा है 1 करोड़ रुपए, और आप तीनों ने साइन कर दी, एक एक चेक मेरे को 3 करोड़ के, तुमने एक 3 करोड़ के। आपके पास चेक है, आपने सिर्फ ड्रॉ किया है, मतलब लिखा है, तो इट डज नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी अनलेस एंड अनटिल इट डिलीवर्स टू मी। जब तक चेक मेरे पास है, मैंने लिखा है, अभी तक लायबिलिटी अराइज नहीं हो, क्योंकि आपको क्या पता मेरे पास, मैंने आपका नाम का चेक लिखा है मेरे पास, है ना। तो इसको कहते हैं कि जस्ट ड्रॉ करने से किसी की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। ये एग्जाम में बहुत ईजी है, ये एग्जाम में कुछ भी लिखा तो भी चलेगा इसमें, तो इसके पॉइंट्स निकलने की जरूरत नहीं, राइटिंग होना चाहिए, साइन होना चाहिए, फिर ट्रांसफरेबल होना चाहिए, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ईजीएस्ट पॉइंट है, इसमें नहीं निकला तो भी चलेगा, कोई भी बच्चा भी लिख सकता है इसमें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है प्रिजम्पशंस। अब इसमें कौन से प्रिजम्पशंस होते हैं? प्रिजम्पशन मतलब अजम्पशन होना चाहिए। अपन ने इम्प्लाइड कंडीशन पढ़ी थी ना, इम्प्लाइड कंडीशन मतलब जैसे कॉफी शॉप में कॉफी ऑर्डर किया तो अपना अजम्पशन है कि अपने को पैसा, अब फुकट वैसे निकल नहीं सकते, क्योंकि आपके पीछे वो भागेगा, फिर आप भागोगे, फिर अब मुझे फोन वैसा वो मेरे पीछे भागा है, मैं उसके पीछे भागूंगा, फिर सब लोग कॉफी शॉप में चले जाओ तो कॉफी पी लो, वो तो भाग ही भागूंगा मैं उसको तब तक। चलो, प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएशन। हर तरह का एक्सीडेंट होगा ना, कल मुझे रात को सुबह मेरे को पता चला, रात को मेरे को सपना आया था कल वापस, मेरे को आज कल रात को क्या सपना पता है क्या? मैं कल रात को मेरी सगाई हो गई, पता है, मेरी सगाई हो गई, मैं एकदम नाच रहा हूँ, मेरे बहुत नाच रहे साथ है, मतलब लोग बोलो इतनी खुशी मैंने आज तक किसी को नहीं देखी। हाँ ना ऐसा होता तो मैं फिर उठता नहीं, आज कोई खास कुछ नहीं आता, मैं तो फिर उस सपने में रहता, मगर नहीं उठने का मुझे आज। जो चाहिए वो जिंदगी में नहीं मिलता ना मैडम, वो तो जिंदगी, उसी को तो जिंदगी कहते ना अपन, जो नहीं मिलेगा वो तभी जीतने वो। हाँ, हमारा लग इतना अच्छा नहीं है मैडम, हमको पता है उस बारे में तो। हाँ नहीं, बाकी चीजों में लग बहुत अच्छा है, मतलब कोई भी चीज हो, बट उस चीज में लग ही नहीं लगता। क्या पत्रकार पोपट, हाँ वही चीज में मेरा लग नहीं लगता, पता नहीं भगवान, जो चीज चाहिए ना वो नहीं मिलती, वो बाकी मिलेगी मेरे पास आएगी। अच्छा कब तक वो किसी के साथ चली जाएगी खुशी खुशी, तो मैं कब तक मेरा अच्छा होगा, उसको बाल बच्चे हो जाएंगे, तब तक मैं देखते हुए अच्छा होगा, मेरा अच्छा होगा। चलो, नहीं होता है, किसी का होता है, मतलब अधूरे सपने जीने को सिखाती है अपने को, उसी की वजह से मैं जी रहा हूँ, क्या करें। और जो नहीं चाहिए ना वो आता है अपने पास ऑटोमेटिक, अपने को नहीं चाहिए तो भी आता अपने पास में, नहीं चाहिए भाई बहन नहीं चाहिए। चलो, प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 118 जिसमें प्रिजम्पशन 118 याद रखना, 118 कौन गया अंदर? नहीं सर नहीं तनिष सर, ऐसे कैसे गुमाल विमाल बांध के कौन? तो सेक्शन 118, तो सेक्शन चाय वाला होगा शायद, सेक्शन 118 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रिजम्पशन। हाँ नहीं, वो यहाँ पे नहीं आता बिकॉज उसको पता है। चलो, प्रिजम्पशन नेक्स्ट है आगे, चाय के आपके लिए ब्रेकफास्ट खाना पीना खिलाएंगे, एक दिन आना तो। हाँ आज ठीक है, शाम को पाएंगे अपन। कंसिडरेशन, अभी हर चेक में आपको क्या देना पड़ता है, क्या मिलता है चेक देने के बाद, क्या मिलता है आपको? कंसिडरेशन, मनी मतलब कंसिडरेशन। देखो, every negotiable instrument was made or drawn for consideration and such negotiable instrument was accepted, endorsed, negotiated or transferred for consideration। कुछ कंसिडरेशन के लिए अपन देते हैं ना, किसी विदाउट पर्पस के लिए अपन पैसे थोड़ी ट्रांसफर करेंगे, कुछ तो कंसिडरेशन किया होगा, कुछ तो कांड किया होगा आप लोगों ने, तभी तो आपको पैसा मिलेगा ना। तो कांड मतलब कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन करने के बाद ही आपको पैसा मिलता है। डेट होती है, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, कहाँ पे कब एक्सेप्ट करना है, टाइम भी होता है ट्रांसफर का। आपको पता है चेक की वैलिडिटी कब है, कितने मंथ तक चेक वैलिड होता है? नहीं ना 6 मंथ्स। अब आपको डेट तो डेट के ऊपर मैं तो डालूंगा 2025 में आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। अरे 2025 में मैं होना चाहिए ना, या 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, या आप लोग होने चाहिए, तो कुछ तो चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए 6 मंथ्स की उसकी वारंटी होती है, कि वारंटी मतलब 6 मंथ की डेट होती है
6 मंथ या डेट विच एवर इज अर्लियर। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फर्स्ट अभी मैंने चेक लिखा है आज मैंने चेक आपको साइन करके दिया और उस पर डेट मेंशन की है जनवरी की। अब ये कब तक वैलिड है? जनवरी से लेके जून तक 6 महीने। इस बीच में अगर कोई आपने डेट मेंशन की है फॉर एग्जाम्पल मार्च, तो ये डेट को वो इफेक्टिव होगा। बट अगर विच एवर इज अर्लियर कहते हैं, इसमें से जो जल्दी होगा इवेंट वो। अगर यहाँ पे मार्च नहीं है, यहाँ पे आपने लिखा जुलाई, तो फिर जून आएगा। तो विच एवर इज अर्लियर, जो जल्दी इंसिडेंट होगा वो सबसे पहले फर्स्ट आएगा। स्टैम्प भी लगाना पड़ता है आपको, ठप्पा लगाना पड़ता है। जब ठप्पा लगाओगे तभी तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब चेक अपने पास होल्ड करने के बाद डिपॉजिट करने तक, पैसा अकाउंट में आने तक जो पर्सन होल्ड करता है उसे ड्यू इन कोर्स कहता है। उसे क्या कहते हैं? होल्डर इन ड्यू कोर्स। जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता, मतलब जब तक चेक कंप्लीट नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता, पैसे नहीं आते, जब तक उसको जो कोई होल्ड करता है उसे क्या कहते हैं? होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। एंड फैक्ट ऑफ डिसऑनर, कभी कभी चेक डिसऑनर हो जाता है ना, बाउंस, पैसे नहीं अकाउंट में, इनसफिशिएंट बैलेंस है बहुत बार, तो आपको पता है इसके अंडर केस भी फाइल की जाती है। आपको पता है इसकी पेनल्टी कितनी है? ट्वाइस पेमेंट, ट्वाइस पेनल्टी, ट्वाइस, और 2 years और 2 साल की सजा भी हो सकती है। अगर आपने जानबूझ के ऐसे किया, 1 करोड़ का चेक दिया, मैंने आपको सबको 1-1 करोड़ के चेक दिया, आप गए बैंक में 1 करोड़, सर बोले इसमें 1 रुपया भी नहीं है और आप 1 करोड़ के चेक लेके हैं, तो बाउंस बैक, तो वो पैसे भी चार्ज करते हैं प्लस आपको पेनल्टी भी मिलेगी। और इसमें मेरे को लगता है मैं फ्रॉड हूँ तो मुझे 2 साल की सजा भी होगी। सो विजय माल्या की तरह, तो ऐसा चलता है। चलो, where the negotiable instrument has been obtained from its lawful owner or custodian by means of offend or unlawful consideration, the burden of proving that a holder is a holder in due course lies upon him. अब वो क्या कहता है कि where the negotiable instrument has been obtained from its lawful owner custodian by means of unlawful. अब सुनो, मेरे पास चेक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है? देखो, ऑब्टेन किससे किया? फ्रॉम लॉफुल ओनर। अब मैंने जो, आप लॉफुल ओनर हो, आपके पास चेक है, आप ओनर हो, आपसे मैंने ऑब्टेन किया, बट कैसे किया? फ्रॉड और अनलॉफुल कंसिडरेशन। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट अ होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स लाइज अपॉन हिम। अब ये प्रूव करने के किसके पास होगा? मेरे पास होगी। मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि इट इज अ अनलॉफुल, क्योंकि जिसके पास चेक है उसी के पास तो अथॉरिटी प्रूव करने की। जो होल्ड करेगा, होल्डिंग ड्यू कोर्स मतलब जिसके पास चेक है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वेदर इट इज अनलॉफुल, वेदर इट इज लॉफुल। क्योंकि आप होल्ड कर रहे हो ना चेक, तो आप ही बताओ ना आपने कैसे होल्ड किया, लॉफुल किया, अनलॉफुल किया। क्योंकि सामने वाले पर्सन के पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ तो आपके पास है, क्योंकि आप होल्ड कर रहे हो चेक, तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि ये वेदर इट इज लॉफुल, वेदर इट इज अनलॉफुल। जो होल्ड करता है उसी को प्रूफ करना पड़ता है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विल नॉट अफेक्ट सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेपर करेंसी एक्ट और एनी लोकल यूसेज रिलेटेड टू एनी इंस्ट्रूमेंट इन अ लोकल लैंग्वेज। मैंने बोला ना, आरबीआई का हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांजेक्शन है, या कोई लोकल यूसेज हो, अभी आरबीआई का इसमें इंक्लूड ही आता है, सेक्शन 21 वाला, या आरबीआई के अंडर ही आता है इंडियन करेंसी। तो जितने भी आरबीआई के रूल्स होंगे या लोकल कस्टम्स होंगे तो उसको ये अफेक्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस आरबीआई के एप्लीकेबल है तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ये चीज दिमाग में डाल लो, फिट कर लो। कुछ डाउट इसमें? पक्का? चलो, लास्ट टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले आता है नेगोशिएबल बाय स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब लॉ। Section 13 of the Act provides that negotiable instruments include promissory notes, bill of exchange, and check, whether payable to bearer or holder. ये दो टाइप होते अपन ने पढ़े थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। 2 टाइप होते हैं बेसिकली। तो बियरर हो सकता है मतलब ब्लैंक, या ऑर्डर हो सकता है मतलब स्पेसिफाइड हो सकता है, ठीक है। नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूसेज। Though the Act speaks of only 3 types of negotiable instrument, but it does not consider other kinds of instrument from being treated as a negotiable instrument provided they possess the characteristic of negotiable instrument. Accordingly, certain other instruments take the character of negotiable instrument by custom or usage,
डिविडेंड वारंट, डिविडेंड वारंट पता है क्या होता है? अब देखो इसमें दो टाइप है सिर्फ, एक तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर 3 टाइप्स है, कौन से? चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये इस एक्ट के अंडर इसलिए कहते हैं निगोशिएबल बाय, इसे क्या कहते हैं? निगोशिएबल बाय स्टैट्यूट। मतलब निगोशिएबल एक्ट क्या है? लॉ है, तो ये इसको कवर करता है इन तीनों को। अब ये क्या बोलता है? निगोशिएबल बाय कस्टम्स, कस्टम मतलब रूल्स रेगुलेशन जो है लोकल, तो उसको रेगुलेट करते हैं, वो छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पता है डिविडेंड, डिविडेंड वारंट क्या होता है? जैसे शेयर्स पता है आपको, शेयर्स होते हैं, शेयर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है ना, अटैच होता है शेयर्स के साथ, तो उसे वारंट कहते हैं, डिविडेंड वारंट। वो वारंट क्या कर सकते हो आप? कंपनी को इश्यू करके उसका आप डिविडेंड कलेक्ट कर सकते हो। सर्कुलर नोट्स होते हैं, सर्कुलर नोट्स मतलब आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये सर्कुलर नोट्स। ये सर्कुलर, अब देखो सर्कुलर मतलब सर्कुलेट करना, या आपको ये सर्कुलर बोला आप गोल, ये सर्कुलर, ये सर्कुलेट, कौन सा सर्कुलर? सर्कुलेट करना। तो सर्कुलेट करना क्या? सर्कुलेट करना नोट्स। तो नोट्स क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, फ्री ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये इसमें इंक्लूड नहीं है, बट इट इज रेगुलेटेड बाय यूसेज और कस्टम्स। ये जो लोकल कस्टम्स होते हैं उसको ये ट्रीट किया जाता है। बियर डिबेंचर्स, अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं, वो भी ये लोकल यूसेज से ट्रीट किए जाते हैं। आर सम ऑफ देम थो दे आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द एक्ट। कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जाम में अगर आता है बेसिकली, अगर आपको क्वेश्चन में एग्जांपल आए, सॉरी, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जाम में अगर 2 मार्क के क्वेश्चन आए, नहीं आप बीच से आदत डाल दो, एनआई मत लिखो एग्जाम में, एनआई लिख सकते हो। फिर मेरी आदत छुटाने की ये, मैं एनआई बहुत शॉर्टकट लिखता था, तो मुझे एग्जाम में आदत हो गई। तो अभी से फुल फॉर्म लिखने का, आप जितना शॉर्ट फॉर्म लिखोगे मार्क्स भी उतने शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, फिर घाई में फिर वो मार्क्स भी आपको स्लो में देगा बट कम देगा। तो प्रैक्टिस लिखने की आदत, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? प्रैक्टिस ही इंसान बढ़ेगा ना, पहले स्लो भागेगा, फिर जोर से फिर भागेगा। जब तक कुत्ता पीछे नहीं करता तब तक अपन भागते के जोर से नहीं। वैसे ही यहाँ पे जब तक एग्जाम नहीं आ जाता तो अपन भागते नहीं, वैसे ही टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आदत हो गई है ना, एक बार मैंने एग्जाम में गली के जगह पे एमआई लिखा था। क्या तुम लोग बराबर बाय स्टैट्यूट, बाय स्टैट्यूट एक है एंड बाय कस्टम्स, ठीक है। बाय स्टैट्यूट की अगर मैं बात करूं तो 3 आते हैं इसमें। सबसे पहले आता है चेक, चेक के बाद आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर आता है प्रॉमिसरी नोट। ये इस एक्ट को कवर करते हैं, इसलिए कहते हैं बाय स्टैट्यूट। ये लॉ इसको कवर करता है, लॉ इसको रेगुलेट करता है इस एक्ट के अंडर। बाय कस्टम्स, बाय कस्टम मतलब यहाँ पे कोई एक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, बट वहाँ के जो लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको रजिस्टर करते हैं। जैसे बियर डिवेंचर्स, बियर डिवेंचर्स। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? ट्रेजरी बिल भी आता है इसमें, ट्रेजरी बिल नहीं, ट्रेजरी बिल नहीं आएगा क्योंकि ट्रेजरी बिल के एक्ट है। डिविडेंड वारंट, डिविडेंड वारंट, ठीक है। governed by the negotiable instrument act, आणि यहाँ पे governed by the local usage and custom। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए ना तो मीनिंग इंट्रोडक्शन चिपका दो, फ्री दगा 2 मार्क की लाया तो भी इसे लिखने का फिर वर्ड्स में ऐसा नहीं, डायग्राम निकलो ना, समझ गई क्या? वर्ड्स में इसको स्टेटमेंट बनाओ, मतलब अगर मैंने डायग्राम निकाला ना ऐसा 2, तो यहाँ पर लिखो बाय स्टैट्यूट, बाय कस्टम्स। इसको एक्सप्लेन मत करो, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये प्रॉमिस नोट, बियर डिविडेंड, इतना लिखा, फिर नीचे लिखने का
बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एंड प्रॉमिसरी नोट आर गवर्न बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऐसे लिखने का पूरा स्टेटमेंट। फिर यहाँ पर लिखने का बियर डिवेंचर्स और डिविडेंड वारंट इज गवर्न बाय द लोकल यूसेज एंड कस्टम्स। ठीक है, ऐसे देखो कितने पेजेस में अपनी नोट्स हो गई, एक पेजेस में भी नहीं हुआ अभी तक। आधा पेज में कितना पेजेस खत्म हुए? 2 पेजेस हुए क्या? 3 पेजेस हुए। तो 3 पेजेस में आधे पेज में देखो, फिर तो अपनी नोट्स बहुत बनेगी ऐसी। तो ऐसी ही नोट्स बनाने चाहिए।